नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बरेली की, जहां छात्र छात्राओं को उनके लैपटॉप नहीं दिए जाने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने गायों की उचित व्यवस्था के लिए गौशालाओं का निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे मऊ की, जहाँ खेत में बालू रखने के विवाद को लेकर दो पाटीदारों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली में आज समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव संजीव यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह बिस्ट, हैदर अली ने एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि 2016 से अखिलेश सरकार के वो लैपटॉप जो छात्र छात्राओं को वितरण हेतु हैं, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है, उनको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में छुपाने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती पर 53 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। पर छात्र छात्राओं को उनके लैपटॉप नहीं दिए जा रहे हैं। इसके विरोध में आज जिला महासचिव संजीव यादव, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर प्रमोद सिंह, जिला उपाध्यक्ष हैदर अली के साथ शिष्टमंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लैपटॉप शीघ्र बच्चों को वितरित किए जाएं, अन्यथा हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। इस अवसर पर जिला महासचिव संजीव यादव, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर प्रमोद सिंह बिस्ट ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो सौगात छात्र छात्राओं के लिए दी थी, उसको छात्र छात्राओं तक ना पहुंचाकर उसकी कीमत का 4 गुना सुरक्षा पर तो सरकार खर्च कर सकती है, पर छात्र छात्राओं का अधिकार उन्हें ना देकर छात्र छात्राओं के शिक्षा के अधिकार को द्वेष भावना के कारण वंचित कर रहे हैं। यदि शासन ने छात्रों को उनके लैपटॉप नहीं दिए तो बरेली समाजवादी पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। सपा जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की है कि शीघ्र लैपटॉप वितरित किए जाएं। ये संज्ञान में लाए गए हैं कि वर्ष 2015-16 में जो हमारे मेधावी छात्र हुआ करते थे, तो उसमें तत्समय मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने की जो योजना थी, उसमें जो लैपटॉप प्राप्त हुए थे उसमें से अधिकांश तत्समय वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अवशेष 70 के आसपास बता रहे हैं, क्योंकि इनसे जानकारी करने पे कार्यालय से पता चला है कि वो अभी राजकीय इंटर कॉलेज में वहाँ पे संरक्षित हैं और वही जो है इनके द्वारा जो है आज अवगत कराया गया है। हाँ बिल्कुल, जब सूचना हमें संज्ञान में आई है, अभी मैंने कार्यालय से भी पता कर लिया है, क्योंकि मेरे द्वारा अभी यहाँ पे 11 जनवरी 2025 को ही कार्यभार जनपद में ग्रहण किया गया है और अब चूँकि संज्ञान में आया है तो इसके लिए हम लोग जो है विभाग और शासन से पूर्व में भी भेजा गया है। इन्होंने बताया है कार्यालय के लोगों ने कि पूर्व में भी पत्राचार किया गया है, लेकिन चूँकि प्रकरण पुनः संज्ञान में आया है तो मैं पुनः जो है विभाग और शासन के संज्ञान में ला के जो भी यथोचित जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके हिसाब से मैं नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए उनको लैपटॉप वितरण किया था। जब एक अमीर धनाढ़े सेठ का बच्चा लैपटॉप से पूरी दुनिया का ज्ञान अर्जित करता था, उस समय गरीब बच्चा कुंठित होता था कि ये लैपटॉप हमें कभी जीवन में हमारे पिता नहीं लेकर दे सकते। उस समय उनके पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें ये उपहार दिया कि तुम गरीब ज़रूर हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ों में गरीब हो, उन सब अगड़ों को, गरीबों को, सबको ये लैपटॉप वितरण का प्रोग्राम बनाया, उन्हें लैपटॉप दिए। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि लगभग 14 लाख रुपए के लैपटॉप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में रखे हुए हैं और उसकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले वहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी सैलरी अब तक लगभग 53,64,000 रुपये हो चुकी है। तो 15 लाख के लैपटॉप छुपाए, माननीय अखिलेश यादव जी की शानदार योजना को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन 53 लाख रुपये पुलिस को दे चुका है। तो मेरा निवेदन ये है, हम लोगों ने आज आकर जिला महासचिव संजीव यादव जी और प्रमोद बिष्ट जी के साथ यहाँ आए और यहाँ पे ये मांग की है कि हमारे जो गरीब बच्चों के वो लैपटॉप हैं वो उन गरीबों को वितरित किए जाएँ। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सचेत किया है, यदि वो लोग नहीं माने तो हम इसको बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के मुख्य विकास अधिकारी के पांडे ने ललितपुर जिले के 27 गौशालाओं में गायों के रखरखाव, खाने के लिए भूसे से लेकर लू से बचने की उचित व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए सभी अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण के आदेश दिए। आदेश के साथ सभी अधिकारियों ने 15 गौशालाओं का रविवार को निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ सभी कार्मिकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के साथ ही खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो सचिव, प्रधान पशु चिकित्सा अधिकारी और वीडियो जिम्मेदार होंगे। गौशालाओं के निरीक्षण और निर्देश क्या दिए गए हैं आपके?
ऐसा है, गौशालाओं में मेरे द्वारा सबसे पहले जनौरा गौशाला का निरीक्षण किया गया। जो कमी पाई गई, गार्ड वहाँ मौके पर नहीं पाए गए थे, उनको उसी समय रिप्लेस किया गया और दूसरे गार्ड वहाँ पर लगाए गए। वहाँ पे गौपालक मेरे निरीक्षण के समय गायब थे, एक केवल पैरावेट उपस्थित था। तो मैंने सभी को वहाँ बुलवाया, खंड विकास अधिकारी को, सेक्रेटरी को, सारे गौपालकों को। मेरे द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि शेड में पूरी तरह के 2 बार सफाई हो, पूरे कैंपस में सफाई हो, बीमार जानवरों को एक जगह पर रखा जाए, उनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था एक जगह की जाए, छोटे बच्चों की एक जगह किया जाए, जिससे बड़े जानवरों के बीच में उनको नुकसान ना हो, और इनकी व्यवस्था करके पूरी गौशाला में साफ़ सफाई के साथ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और धूप से बचाव हेतु मैट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, जब कमी हो पहले से ही सूचित कर दिया जाए ग्रुप पे, जिससे वहाँ पे खाद्य सामग्री समय से पहुँचे, सभी लोग निरंतर वहाँ पर नियमित रूप से उपलब्ध रहे। यही हमारी व्यवस्था है, जिससे जानवरों को खाने पीने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, कोई कैजुअल्टी न हो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद थाना सरायल खसी क्षेत्र के रस्तीपुर गांव में खेत में बालू रखने के विवाद को लेकर 2 पाटीदारों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों में करीब 5 लोग घायल हो गए। वहीं बुजुर्ग सोचन राम को सिर पर लगे डंडे चोट के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि इस मारपीट की जानकारी पीड़ित पक्ष ने 112 नंबर पर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं मृतक बुजुर्ग के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। साथ ही मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। वहीं सीओ सिटी ने बताया कि जमीनी विवाद में मारपीट हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मारपीट की घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य घटनाक्रम में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। शशि सुधा नाम। का नाम बा? शशि सुधा। कहाँ घर है? बड़ी रस्तीपुर। थाना? थाना सारा लखन से है। अच्छा, का मामला भइल बा? मामला ये रहा, जमीन का ढेर दिन का मामला रहा, झगड़ा चलत रहा जमीन में। हम जौन विवादित वाला जमीन रहा, वही में वो बालू गिरवा जाता रहा, जौन जमीन का झगड़ा है। ठीक, तो हम ये बुढ़ऊ कहना कि एमे में जब झगड़ा चलत है तो नत गिरवाओ बालू, अब बस वही पर मारे लगना है। आप पाइप बिटोर के हमारे धो देना, खेत में पानी पड़त रहा था। के मतलब दुर्बीजे, भोला, रामबीजे, रजनीश, रंजीत के घाई है तोरी और 6 आदमी घाई हम, ओकर घर का पूरा आदमी मरना है। हमारे घर का 6 आदमी घाई है, ओकर पतो ही रही से 2 गो। हमारे घर में सोचन मरल, हम ससुर हमार। हाँ, सामदेव की बेटन से लड़ाई भइल है। डंडा से मरना है, ईटा से मरना है, लकड़ा से बास रहा। 112 नंबर फोन कैनी है, जब आयल है, बाद में हमन का मारा पीटा गई है, जब सब बेहोश रहा। ओकर बाद लाद के एम्बुलेंस पर लेके आयल सदर, हमन का थाना उन पर ना जा पानी है जा। हाँ, हमन के होशे चेतना रहा। हाँ, चमारे हैं जा, पटीदारे हैं जा। बुढ़ऊ के भाई का लड़का मरना है सा। हम सब लोग अस्पताल में, सब गुड़िया सीरियस है, बुढ़ऊ मरी गई ना, लड़का एगो हमारे जो सीरियस है बा। बुढ़ऊ मरना जे मार लोग भतीजा है उनके भाई का लड़का हम सब। मतलब बुढ़ऊ के भतीजा मरना। हाँ, भतीजा। हत्या का मामला क्या कुछ? आज सुबह 2 पक्षों के बीच में जमीन भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना हो गई, जिसमें दोनों ही पक्ष थाने पर आकर अपना तहरीर लिखवाए, जिस पर तत्काल मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। और जो घायल थे वो अपना इलाज सदर अस्पताल में करवा रहे थे। इस दौरान इलाज के दौरान ही एक व्यक्ति जिनको चोट ज़्यादा लगी थी और वृद्ध भी थे, उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कुछ गिरफ्तारी सर कुछ? इसमें पहले ही मुकदमा मैंने जैसा आपको बताया, घटना की सूचना मिलते ही लिख लिया गया था। 2 व्यक्ति इस समय पूछताछ के लिए हिरासत में हैं। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संभल में आज एक प्रेरणादायक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पसमानदा मुस्लिम समाज को वक्फ बिल की बारीकियों से अवगत कराना और इसके लाभों को जमीनी स्तर पर पहुंचाना था। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग जनाब अशफाक सैफी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच, सूझबूझ और समाज के प्रति समर्पण से सभी का मन मोह लिया।
अशफाक सैफी साहब ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वक्फ बिल प्रधानमंत्री की पारदर्शिता और समाज के अंतिम पायदान तक न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये बिल ना ही किसी धर्म के खिलाफ है और ना ही किसी संस्था के। ये एक व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो, स्कूल बने, अस्पताल खुलें, युवाओं को हुनर मिले और मुस्लिम महिलाएं आत्मनिर्भर बने। ये राजनीति का नहीं, जिम्मेदारी का विषय है। गोष्ठी में मुख्य रूप से पंडित हरीश गौतम, मौलाना साजिद सफदर, जनाब राशिद अली, जनाब जाहिद अली, हाजी साबिर अली आदि मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा एवं समाज सेवी शामिल हुए, जिन्होंने गोष्ठी को ऐतिहासिक बताया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अशफाक सैफी की बातें सिर्फ भाषण नहीं बल्कि समाज के लिए मार्गदर्शन है। उनकी स्पष्ट सोच और समाज के लिए समर्पित दृष्टिकोण ने उपस्थित वहीं जनसमूह में नई चेतना का संचार किया। कार्यक्रम का सफल आयोजन जनाब साहिद अली साहब एवं मौलाना साजिद सफदर साहब के संयोजन में संपन्न हुआ। सर, वक्फ का सुधार कानून बना है, कितना समर्थन मिल रहा है मुस्लिम समुदाय से? आप संबल पूछिए। देखिए, वक्फ सुधार कानून के लिए जो सरकार ने बनाया है, सभी मुस्लिम समाज के लोग माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, माननीय योगी जी का शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। अभी यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएँ, हमारी जो बहनें थी वो भी यहाँ उपस्थित रही हैं। हमारे यहाँ के तमाम मुस्लिम जो हमारे मौलाना हैं, आलिम हैं, दरअसल हो क्या रहा है, जो हमारे जो आदरणीय ओवैसी जी हैं वो मुसलमानों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं और परगलाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने ये तय किया कि जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जाएगा, जिससे मुसलमानों को हम जाकर जो वक्फ कानून जो नया बना है उसके बारे में उनको समझाएं और जो गलत फहमियाँ उनके बीच में ओवैसी जी और तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो फैला रहे हैं। ये उसी तरीके का झूठ है जिस तरीके से सीए को लेकर मुसलमानों के बीच में भय और भ्रम की स्थिति पैदा की और महीनों मुस्लिम बहनें, मुस्लिम युवा हमारे सड़कों पर उतार दिए, उनके हाथों में पत्थर और डंडे पकड़ा दिए गए। इसी कड़ी में आज यहाँ पर भी एक गिन्नौर के अंदर संभल जिले में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने यहाँ ये बताया कि पहले आपको ये डराया गया था कि ये सीए आ जाएगा तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, उनके कागज़ पूछे जाएंगे। कोई भी 3 साल के अंदर किसी भी मुसलमान को बाहर नहीं किया गया है, ना उस कानून में कोई मुसलमान आया है। इसी तरीके से जो वक्फ कानून है उससे ये गुमराह किया जा रहा है कि सब मुसलमानों की दरगाहें छीन ली जाएंगी, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनकी खानगाहें छीन ली जाएंगी, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे। मैं यहाँ विश्वास दिलाता हूँ ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला। केवल विपक्ष झूठ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहा है। आदरणीय ओवैसी जी जो हैं, जिन्होंने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन वक्फ की कब्जा रखी है, जिसपे अपने मॉल बना रखे हैं, उन मॉल को बचाने के लिए पूरी कौम को दांव पे लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हमने ये बताया कि जो पसमानदा समाज का मुसलमान है, जो पिछड़े समाज का मुसलमान है, उसकी भागीदारी इस पर सुनिश्चित करी गई है, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है, तो बहनों में और हमारे पसमानदा जो पिछड़ा समाज का मुसलमान है उसमें खुशी है। और बात होता क्या है दरअसल कि जो जब तक राजनीतिक दल रहे उन्होंने मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, और जबकि कुरान में सबसे पहले आया इकरा, पढ़ो। हमारा हदीस, हमारा कुरान भी हमको कहता है पढ़ने के लिए। इसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल रहे उन्होंने मुसलमानों को पढ़ने से रोका, उनको हमेशा इस मामले में डालते रहे कि भाई केवल आप उर्दू पढ़ो। कितना भला हो पाएगा नए कानून से मुस्लिम समाज का? देखिए, निश्चित रूप से इतने करोड़ की जो ज़मीनें हैं उससे हमारे मुस्लिम विधवाएं बहनें हैं, हमारे यतीम बच्चे हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनके काम आएगा। स्कूल खुलेंगे, आगे चल के मदरसे भी खुलेंगे, अस्पताल भी बनेंगे, और जो गरीब मुसलमान। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। संभल में डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च बहजोई द्वारा आज आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्च नेतृत्व ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि चर्च की वैध संपत्ति पर भूमाफियाओं ने षड्यंत्रपूर्वक अवैध कब्जा कर लिया है और फर्जी विक्रय पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री करवा दी है, जो स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों का उल्लंघन है। चर्च के विकार जनरल रेवरेंड डॉक्टर राहुल उठवाल ने बताया कि उक्त संपत्ति चर्च की है और पहले
भगवती प्रसाद बजाज को वर्ष 2022 में 11 माह की वैध किराएदारी पर दी गई थी, परंतु किराएदार द्वारा संपत्ति को हड़पने की मंशा को भांपते हुए चर्च ने चंदौसी में वाद दायर किया, जो अभी विचाराधीन है। इसके बावजूद 8 जुलाई 2024 को चंद्र प्रकाश, अमित कुमार, राजेश कुमार व अतुल कुमार जैसे व्यक्तियों ने षड्यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर अभिषेक वाजपेयी के नाम संपत्ति का फर्जी बैनामा रजिस्ट्री करा दिया। उनकी मांग है कि फर्जी बैनामा पंजीकरण में संलिप्त सभी व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अल्पसंख्यक मसीही समाज की संपत्तियों की विशेष सुरक्षा एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए। पादरी जी, जो आज आपने पीसी रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है पूरा मामला? प्रकरण सर ये है कि हमारे चर्च की प्रॉपर्टी है और चर्च के ऊपर भूमाफिया पूर्ण रूप से कब्जा करने के प्रयास में है और कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसका उसमें हमने बहुत बार कंप्लेंट करी, बहुत बार लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि पिछले दिनों में भी चर्च की दुकान संख्या 8 को अवैध रूप से बिक्री कर दिया गया, जबकि 1934 से किरायानामा हमारे पास है, ओरिजिनल कॉपियाँ हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं। उसके अलावा हमने 2-3 बार थाने में एप्लीकेशन दी, 2 बार सीओ साहब को एप्लीकेशन दी, 3 बार एसपी साहब को एप्लीकेशन दी, डीआईजी साहब मुरादाबाद से 2 बार मिला, एडीजी साहब से बरेली में 2 बार मिला, डीजीपी साहब को भी मैं 1 बार मिला जाके। और जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। नवंबर से केवल जांच ही हो रही है। इसमें हमें सहयोग मिला था एसडीएम महोदया ने, जो अवैध निर्माण हो रहा था, अवैध निर्माण पे एसडीएम महोदया ने रोक लगा दी थी, लेकिन उसके रोक के बावजूद भी कंटिन्यू पुलिस की नाक के नीचे निर्माण कार्य होता रहा और उसका पूरा कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। कंटिन्यू थाना पुलिस की इसमें भूमिका है, पूर्ण रूप से थाना पुलिस इसमें निर्माण कार्य करवा रही है, कब्जा करा रही है। और जबकि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के में यहाँ पे जांच आख्या प्रचलित है, उसके बाद भी उसने दुकान खोल ली, निर्माण कर लिया। जब एक बार एसडीएम महोदया ने उसको निर्माण को रोका और कोतवाल साहब को वहाँ भेजा, तो मैंने बोला कि फोटो इसका ये फोटोग्राफिंग करा लीजिए। बोला हो जाएगी। और उसके बाद कंटिन्यू कम से कम 20 बार, क्योंकि थाने का आने के जाने का रास्ता वही है, 20 बार वहाँ से पुलिस निकलती है दिन में रात में, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्माण कर लिया। कंटिन्यू चर्च की प्रॉपर्टियों को बेच रहे हैं और हम प्रयास करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा सहयोग कोई प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। कंटिन्यू हो रहा है, लगातार इस पर कब्जा हो रहा है। उसके संदर्भ में मैं ये पीसी करने के लिए आया था, क्योंकि चर्च की संपत्ति को कोई बेच नहीं सकते, इसमें शासनादेश भी है। जबकि इस संपत्ति पे जो दुकान है उस पर बेदखली का मुकदमा भी दर्ज है। बेदखली का मुकदमा हमने 11 महीने के लिए किराए पे दी थी दुकान, और उस पर जो जिसको दी थी उसकी मृत्यु हो गई। हमने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत भी दुकान बेच दी गई। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल उठवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।